अब देखो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, द क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी इन शॉर्ट उसको CFT बोलते हैं, is an electrostatic model which considers the ligand metal interaction purely electrostatic। कि जब मेटल आयन या मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करते हैं तो जो अट्रैक्शन है वो आपका डाइपोल डाइपोल और टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बने हुए ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। Ligands are treated as point charges in case of anions or point dipoles in case of neutral molecules and very rarely point dipoles in case of जो आपके cationic ligand है। The 5d orbitals of an isolated gaseous metal atom और भाई आपके पास जो 5d orbitals हैं फिर 5d ऑर्बिटल्स हमारे पास होती हैं। D dxy dyz dxz जेट्स। इन दोनों को जो ये इनको एक्सियल d ऑर्बिटल्स बोलते हैं और बाकी जो है dxy dyz dxz ये नॉन एक्सियल, क्योंकि इनके लोब्स अलोंग एक्सिस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है, और इनके लोब्स जो हैं वो आपके नॉन एक्सियल डायरेक्शन में नहीं है। ये जो चार है इस शेप को क्लोवर लीफ या डबल डम्बेल बोलते हैं, ये डोनट शेप होता है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास, अब वापस इसके आते क्या कहना चाह रहा हूँ, The crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interactions between the metal ion and the ligand. Ligands are treated as point charges in case of anions or point dipoles in case of neutral molecules. The 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom ion have same energy। ये आप पांचों क्या होती हैं? अगर कोई और एक्स्ट्रा कोई फील्ड लोड नहीं आ रहा है तो हम जानते हैं कि ये d ऑर्बिटल्स पांचों डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब इक्वल
एनर्जी ऑर्बिटल डीजनरेटेड होते हैं। However, when this negative field is, the degeneracy is maintained. The degeneracy is maintained if a spherically symmetric field of negative charges surrounds the metal atom. मान लो कि आपके पास आयन है, पर इस तरीके का आयन्स है, पॉइंट चार्जेस हैं कि वो आपका फील्ड तो आया लेकिन सिमेट्रिक आया सबके अराउंड, तो सबकी एनर्जी रेज करेगी इंट्रैक्शन से, सबकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन सबकी बराबर बढ़ जाएगी। तो एवरीथिंग विल बी रेज्ड इन एनर्जी बट स्टिल डीजनरेसी विल बी मेंटेन्ड। However, when the negative field is due to ligands, either anions or the negative ends of dipolar molecules like, या तो एनायन हो या अमोनिया या पानी के कारण, मतलब एक तो आपने कोई स्फेरिकल फील्ड में रख दिया उसको, तब तो ठीक है, सब बराबर रेज हो गए। लेकिन जब फील्ड बिकॉज ऑफ लिगेंड्स हो, तो वो लिगेंड Cl माइनस, Cn माइनस, F माइनस, ये सब भी हो सकते हैं, और वो चार्ज नहीं है लेकिन डाइपोल्स है, तो क्या होगा, इट बिकम्स एसिमेट्रिकल एंड द डीजनरेसी ऑफ द d ऑर्बिटल इज लिफ्टेड। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि जो सपोज एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की कोशिश हो रही है, तो अगर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की कोशिश हो रही है मेटल आयन के अराउंड, तो सिचुएशन क्या होगी, तो ये मेटल आयन आपका है, जो भी कैटायन एनायन जो भी चार्ज है व्हाटएवर, अगर हम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड, ये मेटल आयन, तो अगर लिगेंड्स मान लो ऑक्टाहेड्रल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिगेंड अल्टीमेटली आके ऐसे अप्रोच करो, क्योंकि अगर एक ऑक्टाहेड्रल बनना तो लिगेंड को यहाँ यहाँ इधर 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 होना पड़ेगा। यहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इधर से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, यहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल्स इस मेटल में डी ऑर्बिटल्स जो एक्सियल होंगे, जैसे dz² और dx² माइनस y², और dx² माइनस y² क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, dz² इस तरफ होगा, तो ये इनका इंटरेक्शन विद लिगेंड ज़्यादा है, ये डायरेक्ट है कंपेयर टू द ऑर्बिटल विच आर नॉन एक्सियल dxy dyz और dx। तो क्या होगा, क्योंकि इंटरेक्शंस का नेचर अलग अलग हो गया, तो अब जिनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन है उनकी एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा रेज है और बाकियों की एनर्जी 3 की ऑलमोस्ट एक जैसी रह जाएगी। तो आपकी जो 5 ऑर्बिटल डीजनरेटेड थे डी की, दे आर नो लॉन्गर ऑल डीजनरेटेड, डीजनरेसी विल बी लॉस्ट एंड देयर विल बी 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। एक सेट ये और एक सेट इनके बीच में एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, जिसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा एनर्जी बता रहा है, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, इस ये वाला हो गया क्रिस्टल फील्ड, splitting in an octahedral crystal field splitting in an octahedral field। तो ये इनकी डीजेनरेसी लॉस हो गई, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इस सेट को कंबाइनली बोलते हैं T2G।
और इस सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2G and this set is known as EG. The pattern of splitting it becomes asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is different. It results in splitting of the d orbitals. The pattern of splitting depends upon the nature of crystal field. Let us explain this splitting in different crystal fields. Crystal field splitting in octahedral coordination entities. Crystal field splitting जो मैंने अभी समझा in octahedral coordination entities. Crystal field splitting in octahedral coordination entities. In an octahedral coordination entity with 6 ligands surrounding the metal atom oblique ion, there will be repulsion between the electrons in metal d orbitals and the electrons or negative charges of the ligands. Such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand then when it is away from the ligand. तो जो एक्सियल और p ऑर्बिटल्स होती हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, उनके जो लोब्स होते हैं दे आर अराउंड द एक्सिस. तो उनका इंटरेक्शन हम ये मान के चल रहे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है तो लिगेंड्स आर कमिंग अराउंड द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स होती है मेटल आयन की, दे सफर मोर रिपल्शन देन द अदर्स. तो उनकी एनर्जी ज़्यादा रेज कर जाती है देन द अदर थ्री. Thus the dx square minus y square and dz square orbitals which point towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised in energy. रिपल्सिव एनर्जी मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव रेज होगा. एट्रैक्शन कम करता है एनर्जी को पर रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है. एंड द dxy, dyz and dxz which are non-axial d orbitals which are directed between the axis will be relatively lower in the energy. जो एवरेज एनर्जी है spherical crystal field की. Thus the degeneracy of d orbital has been removed due to electron metal electron repulsion in the octahedral complex to yield 3 orbitals of lower energy T2G set and 2 orbitals of high energy EG set. जो हाई एनर्जी के वो कौन से थे अभी हमने बनाए D, ये EG, दिस इज ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया था. ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा एनर्जी डिफरेंस. तो ये आ गया. जी इसलिए यूज करते हैं यहाँ पे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो बनता है उसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब जी मतलब वो जो शेप है उसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा. जैसे टेट्राहेड्रल जब फील्ड में स्प्लिटिंग होगी तो टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है. टेट्राहेड्रल में देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो उसमें किसी किसी बुक में जी यूज करते हैं पर एनसीईआरटी में टेट्राहेड्रल वाली स्प्लिटिंग में T2 और E यूज करते रहते थे. जी और लिखा भी है कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं. बाकी जैसे जेडी लिया उसमें जी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस इन्होंने ही नहीं लिखा. वैसे तो टेट्राहेड्रल में भी एक सेंटर तो होता ही है टेट्राहेड्रल की जिसकी हर की डिस्टेंस वहाँ से सेंटर से सेम पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी.
तो टेट्राहेड्रल को जी लिख के बस ई और T2, इसमें कुछ और भी फर्क आएंगे पर वो जी वर्ड नहीं। बाकी बुक्स में जेडीयू में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में 1-2 लाइन लिखी है इस बारे में, तो मैंने बता दी। एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है और सही है गलत है भी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी है इसलिए मतलब हमारे लिए आ गया तो क्या करेंगे, ये नहीं बड़ी मान सकते। अच्छा अब देखो ये मेटल था, अगर degenerate levels do not present the ligands in a definite geometry is termed as crystal field splitting, and the energy separation is denoted by delta O. The subscript O is for octahedral. Thus the energy of two Eg orbitals will increase. तो यहाँ पे फ्री मेटल आयन है, जैसे सोचो ये 5 डीजनरेटेड है, फ्री मेटल आयन। एवरेज एनर्जी ऑफ द डिओड्रेंट स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, अगर फील्ड स्फेरिकल है तो सबकी एनर्जी क्या होगी, रेज हुई पर बराबर रेज हुई, सब बढ़े। लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, जब वो लिगेंड्स आके अप्रोच कर रहे हैं और वो ऑक्टाहेड्रल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अप्रोच एक तरीके की नहीं है, कुछ से ज़्यादा अप्रोच है, कुछ से क्लोजली अप्रोच है, कुछ से उतना क्लोजली अप्रोच नहीं है। तो जिनसे ज़्यादा क्लोजली अप्रोच है, जिसको हमने डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, जिसको हम T2G बोला, इसको डेल्टा O बोला, EG डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल एवरेज, मतलब एक सेंट्रल लेवल होता है, मिड लेवल, नॉट इसका मिडिल नहीं, पर एक जीरो लेवल, उधर से ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, एक्चुअली उस पॉइंट को बोलते हैं बारी सेंटर, BARY CENTR। तो बारी सेंटर से जो एनर्जी लोअर वाले ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी के, तो उनका इस ये जो एनर्जी है टोटल डिफरेंस डेल्टा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2/5, क्योंकि टोटल 5 है पर नीचे 3 है, ऊपर 2, तो नीचे जो ऊपर 2 है उसका यहाँ पे, लेकिन नीचे ये जो 3 ऑर्बिटल है, दे विल बी लोअर इन एनर्जी देन दिस लेवल बाई -2/5 डेल्टा। मतलब ये जो डिफरेंस है इस लेवल से हो गया -2/5 डेल्टा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में, इन 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में एंटर करेगा, तो इस लेवल के कंपैरिजन में इट विल देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी -2/5 डेल्टा। तो 3 के लिए इट विल बी लॉस -6/5 डेल्टा। पर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये इस लेवल से +3/5 ऊपर है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो जो एनर्जी यहाँ थी उससे +3/5 ज़्यादा देनी पड़ेगी डेल्टा। 2 के लिए ट्वाइस ऑफ दिस ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी अगर 5 इलेक्ट्रॉन 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे सिमेट्रिकली एंटर करें, एक, तो टोटल एनर्जी उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। दैट वैल्यू विल बी 0, क्योंकि आपके पास नीचे -3 × 2/5 डेल्टा और ऊपर 2 × 3/5 डेल्टा। तो टोटल एनर्जी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 0। अभी इसमें कुछ बातें और भी पढ़ेंगे, आपका पूरा खेल इसी चीज़ का है। तो ये बोल रहे हैं ये 3T2G will be decreased by this and ये increased by this. The crystal field splitting delta O depends upon the field produced by the ligand and charge on the metal ion. Some ligands are able to produce strong fields, in which case the splitting will be large, whereas
In other scenarios, splitting will be small. The field is called weak field, and consequently results in small splitting of d orbital. In general, ligands can be arranged in a series in the order of increasing field strength as given. कल ही हमने ये वाली सीरीज कल ही पढ़ ली थी. इसमें बस एक यहाँ पे NO2 माइनस और ऐड कर दो, क्योंकि वो भी फ्रीक्वेंटली आ जाता है. बाकी जो ये है इतनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए. NCERT में जो दिया है, क्योंकि NCERT में पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे NO2 का ऑर्डर का जरूरत पड़ता है. NO2 भी हमने इंट्रोड्यूस सिस्टम यूनिट में कर दिया. यहाँ पे HCN में सल्फर डोनर है, इधर नाइट्रोजन डोनर है. ये आपका वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ सीरीज है. इस सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व सीरीज होती है. कल मैंने आपको बताया था, इसको याद रखने का भी एक न्यूमरिक देखा था हमने. आई ब्रॉट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम होम कंटेनिंग वाटर. निश्चय ate them amicably in night canteen corridor. तो आपके पास टोटल 16 या 17 जो भी हैं, ये ऑर्डर इससे आप याद रख सकते हो, जॉब पढ़ सकती है. इसलिए और वो न्यूमोनिक याद रखना, क्योंकि ऐसे तो याद रखना कुछ बातें याद रह जाएंगी, जैसे सबसे हाईएस्ट कौन सा है, पूरा ऑर्डर हमें उस तरह से याद रख सकते हैं. It is an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands. अच्छा, अब एक चीज है कि जो ये स्प्लिटिंग है, जो ये डेल्टा है, डेल्टा ओ, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा ओ डिपेंड्स अपॉन, ये बात लिख लो, पहला स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. जो स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है वो ज़्यादा स्प्लिट करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिट करेंगे. देख तो ये जो इस बात से आएगी, ये वाली सेकेंड, अगर यहाँ पे डेल्टा हो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. सेकेंड, चार्ज ऑन मेटल आयन. मान लो सेम लिगेंड ही है आपके पास, मान लो सेम लिगेंड अमोनिया है, पर मेटल आयन एक M2+ है और एक 3+ है. तो अगर एक डाइवेलेंट कैटायन, एक ट्राइवेलेंट कैटायन है, मेटल भी सेम है, एक तो मेटल पे भी डिपेंड करेगा, एक तो मेटल पे भी डिपेंड करेगा, और मेटल में उसमें चार्ज क्या है, फेरस है या फेरिक है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा. तो अगर सबको एक बात बुलाता है कि मतलब पहले तो ये जो डेल्टा होता है प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हायर चार्ज हायर स्प्लिटिंग. लेकिन और ये देखा गया है कि जो 3+ कैटायंस हैं उनसे जो स्प्लिटिंग होती है नियरली 50% टाइम्स ज़्यादा हो जाती है देन डाइवेलेंट कैटायन. नीचे लिख लो, M3+ हैज़ नियरली 50% लार्जर स्प्लिटिंग देन M2. M3+ से कारण जो स्प्लिटिंग होती है सेम लेकिन उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, 50% नियरली ज़्यादा होती है देन M2+. और तीसरी बात होती है splitting of same ligand, splitting due to same ligand is 50% larger in M3+ compared to M2+. ठीक है. और तीसरा पॉइंट है
to which D series M belongs. जो मेटल है वो किस डी सीरीज को बिलोंग करता है? 3D सीरीज जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। फिर आपका नीचे वाला 4D सीरीज जिसमें आपका जिर्कोनियम ये सब आ जाता है, आपका जिंक, कैडमियम आ जाता है। तो वो वाली सीरीज बस सेम ग्रुप हो मान, जैसे ये निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये 3D सीरीज। 3D सीरीज मतलब पीरियड कौन सा? 4th, 4s2 3 पीरियड 4। पीरियड डिसाइड होता है कितने ऑर्बिट्स यूज हो रहे हैं, शेल्स। तो 3D ns के बाद n-1d आता है, तो पीरियड इसका 4 होता है। इसमें 4D सीरीज पीरियड 5, 6D सीरीज 5D सीरीज पीरियड 6। तो जैसे सेम ग्रुप है, कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत से केसेस में ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन सेम लिगेंड अगर इसको अप्रोच कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, मान लो चार्ज भी सेम है सब पे, लेकिन डी सीरीज जैसे जैसे नीचे आती जाएगी सेम लिगेंड ज़्यादा स्प्लिट करेगा। वही कारण हम समझे कि वो NiCl4 PtCl4 वाली बात करते हैं, अल्टीमेटली हम वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन पहली बात ये हो गया कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे सेम चार्ज हो मेटल पे, डिफरेंट मेटल्स है सेम ग्रुप का, लेकिन डी सीरीज बढ़ती जा रही है, 3D 4D 5D, तो सेम चार्ज है, मेटल अलग हो रहा है सेम ग्रुप का, तो नियरली 30% मोर स्प्लिटिंग अकर्स विद इंक्रीज इन डी सीरीज। जैसे अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग x हो रहा है तो ये नियरली 1.3x का होता है इसके संग से, बाकी सब जैसे, और इसके संग उस 1.3x का भी 30% और राइज हो जाएगा, नियरली 1.8x हो जाएगा, कुछ ऐसा समथिंग। तो 30% जैसे जैसे नीचे जाएंगे राइज ऑब्जर्व होगा स्प्लिटिंग में। तो ये 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट ये, और ये भी संग में बोल्ड प्ले करना। दैट्स व्हाई थिंग्स बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आप केवल एक फैक्टर पे बेस्ड करके ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग है, ये हमेशा वीक है। मान लो आपके पास लिगेंड वीकर है और बाकी फैक्टर्स फेवरेबल हैं, जो कि अपने अभी देखें, जैसे जब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि हाई स्प्लिटिंग का क्या, हाई स्प्लिट, क्योंकि हमने देखा था कि VBT हम पेयरिंग की बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर अप कर जाएगा, वीक में पेयरिंग नहीं होती है, लेकिन क्यों नहीं? ऐसा एनर्जी क्राइटेरिया क्या चीज़ हो रहा है कि एक में पेयरिंग फेवर हो रहा है ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, एक में कम पेयरिंग नहीं हो पा रहा है। पर पेयरिंग नहीं होना आपको बताना भी क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली सिस्टम को इससे क्या मतलब है कि पेयरिंग करूँ या पेयरिंग ना करूँ, तो उसको मतलब है कि मेरी एनर्जी कम से कम। तो कुछ केसेस में पेयरिंग होकर एनर्जी कम हो रही है, कुछ केसेस में पेयरिंग नहीं होकर रिलेटिवली एनर्जी सबसे कम हो रही है। तो अब हमें ये बातें यहाँ समझ में आएगी। अब यहाँ पे सच अ सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। It is an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands. Let us assign electrons in the d orbital of metal ion in octahedral coordination entities. Obviously, the single d electron occupies अब जो मेन बातें हैं आपकी स्प्लिट हो गई इस तरीके, ये हो गया T2g, ये हर ऑर्बिटल में अभी भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ये Eg विच इज ये है dxy, dxz, dyz,
ये है डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डेल्टा ओ है, एक ये बारी सेंटर है, दिस डिफरेंस इज -2/5 डेल्टा ओ, दिस डिफरेंस इज प्लस हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है डी कि मेटल आयन के या मेटल एटम के डी में एक ही है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब ये चीज समझो, यहाँ पे बोला ये करेगा सीधा क्वेश्चन भी आता, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू ऑफ बोर रूल, यहाँ भी फिल होने, यहाँ पे भी ऑफ बोर, होल्स रूल और पॉलीज रूल, ये तीनों ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अब ये पांचों डीजनरेटेड नहीं है, नाउ द ऑल आर नॉट डीजनरेटेड, ये तीन डीजनरेटेड है और ये दो डीजनरेटेड है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आना है तो वो कहाँ आएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन आना है तो वो यहाँ आएगा। तो D1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एक यहाँ आ गया, तो इसमें एक जो होती है CFS, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड, ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, डाइपोल स्पिन डाइपोल मोमेंट कितना होगा? पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? और CFSE की वैल्यू क्या होगी? CFSE होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम सब बात किसमें कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इनटू -2/5 डेल्टा O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इनटू +3/5 डेल्टा। तो अगर मेरे पास केवल D1 आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है मान, तो इधर आया, तो इसमें अच्छा, इसमें चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, D1 तो हो गया T2G1, इसे बोलेंगे T2G1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ T और E, T2G1 D1। चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, वीक फील्ड में ये स्प्लिटिंग कम होगी। तब भी चाहे ये एनर्जी कम हो चाहे ये ज़्यादा हो, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को आना है तो वो तो यही चाहेगा कि मैं लोअर एनर्जी में जाऊँ। तो T2G1 वो यहाँ पे किसी में भी आ सकता है, अभी वो इशू नहीं, ठीक है। म्यूएस अनपेयर कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, तो म्यूएस हो गया √3 बोर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। CFSE की वैल्यू, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है EG में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो एनर्जी कितनी लिबरेट हुई? -2/5 डेल्टा, ये वैल्यू हो गई CFSE, -2/5
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू -2/5 डेल्टा। अब मान लो कॉन्फ़िगरेशन है D2, तब क्या करोगे? तुम लोग अलग बना सकते हो, यहाँ पे एक बार या बस यहाँ पे डायग्राम तुम लोग इधर लिखते जाओ, क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आने, पर ये तो डी जनरेटेड है, तो इट विल बी हुनसू। पेयरिंग से पहले इनका एक एक फिल होना सेम स्पिन जरूरी है, तो ये हो जाएगा T2G 2। यहाँ पे भी चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रहने वाला सेम। √8 पैरामैग्नेटिक -4/5 D क्या होगा? यही आना पड़ेगा हुन्स रूल। पेयरिंग तभी शुरू हो सकता है जब पहले तीनों सिंगली ऑक्युपाइड हो जाए। T2G चाहे वीक फील्ड हो चाहे रूट ये हो। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास क्या चॉइस है? यहां आ जाए, पेयरिंग हो जाए विद अपोजिट स्पिन, या इधर चला जाए अगेन अनपेयर्ड है विद सेम स्पिन। तो दोनों ही केसेस में आप एक बात सोचो, कुछ एनर्जी तो नीडेड है। अगर वो यहां से यहां जाता है, but rather than pairing it prefers to go in EG, then it needs extra energy delta। तो कोई बोलेगा यार फिर कैसी क्या जो पेयरिंग ही होती, पर पेयरिंग में भी एक एनर्जी नीडेड है, नोन एज पेयरिंग एनर्जी, कैपिटल P से डेल्टा। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है उस वक्त, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो उस रिपल्शन से ओवरकम करने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर अच्छा पेयरिंग एनर्जी जो होता है, बस पेयरिंग एनर्जी मतलब कि ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है एंड यू आर पुटिंग द अनदर इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, बट यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। और एक पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए पेयरिंग एनर्जी फिक्स होती है, मतलब चाहे यहाँ पेयर करे, चाहे यहाँ पेयर करे, चाहे यहाँ पेयर करे। लिख लो, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल आयन पेयरिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग पेयरिंग एनर्जी हो सकती है, पर एक मेटल आयन के लिए हर ऑर्बिटल में पेयर करने के लिए सेम एनर्जी आपको देनी। तो देखो एक चीज, अगर डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो क्या चीज फेवरेबल फेयर होना? क्योंकि आपको अगर यहां भेजना है तो डेल्टा O देना पड़ेगा, पर यहां भेजना है तो P ही देना पड़ेगा। तो अगर डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो तो पेयरिंग इज फेवर। डेल्टा O ज्यादा किन केसेस में होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये हो जाएगा T2G EG0, यहाँ पे आ गया और √8 पैरामैग्नेटिक अभी भी, ये कितना हो जाएगा? CFSE हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस
अच्छा, अब एक चीज और भी होती है, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक होता है CFSE, तो ये हो गया, एक होता है टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, चाहे तो आप TSE बोल दो इसको। दिस इज CFSE प्लस टोटल पेयरिंग एनर्जी। जैसे इस केस में क्या था, CFSE और TSE सेम ही था, यही CFSE था, कोई पेयरिंग हुआ ही नहीं, यही TSE भी था। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन CFSE तो ये हो गया, पर अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू P है तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, -8/5 डेल्टा O प्लस एक ही तो पेयर हुआ, पेयर कितना, एक पेयर है, प्लस, तो ये हो जाएगा TS। तो यहाँ पे TSE हो जाएगा CFSE प्लस P। यहीं पे अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता, मान लो लिगेंड वीक होता, तो D4 क्या बन जाता, लिगेंड वीक होता तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती, तो पेयरिंग एनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मेटल आयन पे डिपेंड करता है। पेयरिंग एनर्जी तो उतनी ही है, लिगेंड इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग इट, मेटल आयन इन्फ्लुएंस करता है उसको, लिगेंड नहीं इन्फ्लुएंस करता है। तो चाहे वो वीक फील्ड था चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड था, पेयरिंग एनर्जी स्टिल सेम। तो अब आपके लिए पेयर करना मोर डिफिकल्ट है, कि पेयरिंग इज रिक्वायरिंग मोर एनर्जी देन यू टेक डेल्टा O। तो जब डेल्टा O की वैल्यू, ये केस है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस, इसे केस ऑफ, तो अब क्या होगा, इट इज फेवर्ड कि ये T2G3 EG 4 एम्पेयर टू 24 पैरामीटर। वैल्यू इसकी कितनी होगी, CFSE -6/5 डेल्टा O प्लस 1 × 3/5 डेल्टा O, दैट इज -3/5 डेल्टा O। ये CFSE हो गया, और TSE CFSE प्लस 0, ये तो वही हुई, वापस भी वो पेयरिंग कहीं हुई है ना, पेयरिंग कहीं हुई, D5 बता, D5 का दोनों स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, T2G5 ऊपर जाने के बजाय पेयरिंग विल बी प्रेफर्ड, TG0 अंतर एक ही रह जाएगा, ऐसा हो जाए √3। CFSE की वैल्यू -5 × 2/5 तो -2 डेल्टा हो, है ना, और यही नहीं TSE CFSE प्लस
2p, CFSE प्लस 2p की दो चीजें पेयर हो रही, दो पेयर हो। और इस वीक फील्ड में क्या होगा? T2G 3 EG 3 EG2 एक एक, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाना आसान है रेदर देन पेयर होना, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग तो उतनी रहेगी लेकिन डेल्टा वो कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 एम्पेयर यानी √35। CFSE इसके लिए 0 हो जाएगा, सब सिमेट्रिक हो गया, ऐसा हो गया। तो √35 5 एम्पेयर है ना, 5 × 5 + 2 35, ठीक है ना, 5.92 के आसपास आता है। CFSE कितना हो गया? 0। 3 × -2/5 डेल्टा हो प्लस 2 × 3/5 डेल्टा, ये 0। और ये इसका TSE भी है इसके। D6 एक बार ये बना लो, क्योंकि आगे हम जब चीजें रेफरेंस लेंगे तो ये बार बार हमें ये यूज करना पड़ेगा कम। और इनफैक्ट इससे ही आप कम से कम जब आप एक किसी बुक में क्वेश्चन को इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो आप देखोगे 15-20 क्वेश्चन तो इसी के बने हुए कि ये D4 अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, कभी स्ट्रॉन्ग सीधे बोल देंगे, कभी साइनाइड ग्रुप बोल देंगे जो एक्चुअल सिचुएशंस में। तो एक बार आपको और फिर टेट्राहेड्रल में भी इसी तरीके से वो टेट्राहेड्रल है। D6 क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? सब पेयर हो जाएंगे। T2G डायमैग्नेटिक, CFSE कितना हो जाएगा? 6 × -2/5 यानी माइनस, और TSE CFSE प्लस 3T है ना, प्लस 3 पेयर हो रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है सबको? क्लियर है ना बिल्कुल? और वीक में एक 5 आ गए। अब पेयर तो होना ही है, यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। पांचों में एक आ चुका है, तो फिर पेयर कम से कम नीचे जाके हो, एनर्जी तो डेल्टा हो तो कम से कम होगा, पेयरिंग तो सब में ही लगना है। तो उसके बाद तो नीचे ऊपर पहले नीचे 3 जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा T2G 4 एक नीचे, EG 2 अनपेयर 4 अनपेयर। अब ये ऐसा हो गया 6 ये हो गया 6 इज दिस, तो ये अनपेयर 4 मतलब √20 पैरामैग्नेटिक। CFSE कितना? -8/5 हो जाएगा और वो 6/5 यानी -2/5। और TSE क्या हो जाएगा? CFSE प्लस पेयरिंग कितने की हो रही? एक ही की, प्लस D7 D8 D9 D10 भी बना दो। ये लिख चुके हो ना, तुम कॉपी में आगे बढ़ जाओ, मैं इसको बिठाऊंगा। और ये मतलब ये हमेशा एक रेडी रेफरेंस के लिए यूज भी करें, आगे कभी और भी जब पढ़े तो यूज करें, ठीक है? D7 बताओ, D8 का बताओ, D9 का बताओ, D10।
D7 में वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाएगा? एक देन डेल्टा और ज्यादा होगा तो प्रेफर करेगा पहले पेयरिंग हो जाए, तो 6 हो गया ऊपर 1, ऐसा हो गया। तो T2G अनपेयर ए की √3 CFSE कितना 6 इंटू -12/5 प्लस -9/5 है ना, ठीक है। 6 इंटू -2/5 प्लस 1 इंटू 3/5 और PSE CFSE प्लस 3। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा? एक 7। T2G EG है ना, क्लियर है बात? पेयरिंग विल बी लेस प्रेफर्ड कंपेयर टू गोइंग इन अपर लेवल, पर 5 होने के बाद तो पेयरिंग होना ही है, तो फिर नीचे ही अनपेयर 3 √8 पैरामैग्नेटिक CFSE 5 इंटू -2/5 प्लस 2 इंटू 3/5 -4/5 है ना, और TSE टोटल इसमें अनपेयर √50, ये हो गया -4/5, 3 अनपेयर रहेंगे ना, एक नीचे और 2 ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका TSE CFSE, ये आपका हो गया -5 इंटू -2/5 यानी -10/5 प्लस 2 इंटू 3/5 मतलब 6/5, ये CFEC प्लस 2P D8 D9 और D10। D8 कितना? स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? एक्चुअली ये चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड होगा तो एक ही। कैसे? स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एक नीचे गया, फिर पेयर हुआ, फिर ऊपर एक गया, और अगर वीक है तो एक फिर ऊपर एक फिर नीचे एक तो रहेगा। तो T2G6 EG 2 अनपेयर पैरामैग्नेटिक CFSE 6 इंटू -2 -12/5 -6/5 TSE CFSE प्लस 3P। ये D9 भी ऐसे ही हो, चाहे कोई भी T2G6 EG3 √3 CFSE की वैल्यू -3/5 हो जाएगी, है ना, क्लियर। और TSE CFSE प्लस 4 और D10 चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, 0 डायामैग्नेटिक CFSE 0 TSE CFSE प्लस 5 CFSE इनफैक्ट
स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितना नेगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो ये चीज़ें हो गई हर कॉन्फ़िगरेशन का। यानी देखा जाए तो D1, D2, D3 चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, एक जैसा था। D8, D9, D10 जैसा भी हो, एक जैसा है। फर्क है D4, D5, D6 है, D7। ये चार स्ट्रॉन्ग में अलग कॉन्फ़िगरेशन, वीक में, ठीक है। तो ये अब एक बार एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ उसका पढ़ते हैं कैसे। ये बात समझ आ गई? मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। कल अब ये पढ़ो। Such a series is termed as spectrochemical series. It is an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands. Let us assign electrons in the d orbitals of metal ion in octahedral coordination entities. Obviously, the single d electron occupies one of the lower energy of T2g, वही d1 का बोल रही है, T2g1. In D2 and D3 coordinate entities, the d electrons occupy the T2g orbital singly in accordance with the Hund's rule. वही D1 हो गया T2g1, D2 हो गया T2g2, D3 हो गया T2g3, अनपेयर हर केस में Hund's rule के अकॉर्डिंग। For D4 ion, two possible scenarios are there. The fourth electron could either enter the T2g level and pair with an existing electron, और सेकेंड इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी, हम P बोल रहे हैं, बाय ऑक्यूपाइंग द इजी लेवल। तो पेयरिंग को अवॉइड कर सकता है, तो पेयरिंग में भी एनर्जी देना पड़ता है, पेयरिंग एनर्जी। पर प्रॉब्लम ये है कि ऊपर जाने के लिए भी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। विच ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज अकर्स डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मैग्नेटिक ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग डेल्टा O एंड द पेयरिंग एनर्जी P. P represents the energy required for electron pairing in a single orbital. P depends on metal ion, does not depend on the which ligand it is interacting. तो डेल्टा नॉट अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है, जो कि केस होगा वीक फील्ड लिगेंड के केसेस में, तो रेदर देन पेयरिंग इट विल प्रेफर टू गो टू ईजी लेवल, ठीक है ना। तो T2g3 इजीली तो पढ़ ही चुके हैं। वीक फील्ड लिगेंड में ऐसा होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। डेल्टा नॉट अगर ग्रेटर देन P है तो इट बिकम्स मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द 4 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई T2g ऑर्बिटल विद कॉन्फ़िगरेशन T2g4 Eg0 विद पेयरिंग से ज़्यादा एनर्जी ऊपर जाने में लगेगी। Ligands which produce this effect are known as strong field ligands and form low spin complex या spin pair complex. Calculations show that D4 to D7 coordination entities are more stable for strong field as compared to, ये हमने देखा strong field में क्या होता है, एनर्जी लिबरेट ज़्यादा होगी, सबके सब T2g में आ जाएंगे, तो आपकी एनर्जी जो ओवरऑल एनर्जी डेल्टा लिबरेट ज़्यादा होगी नेगेटिव होगी। तो ये कंपेयर टू वीक फील्ड D8, D9 और D10 में CFSE तो सब में सेम ही है, क्योंकि सभी में कॉन्फ़िगरेशन T2g और EG वाले सेम ही रहते हैं। D8 में T2g6 EG2 हो जाएगा, D9 में T2g6 EG3 हो जाएगा, D10 में T2g6 EG4 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में बाद में पहले तो ये तो हमने
इन्होंने जितनी बातें बोली उसको डिटेल में हमने समझा क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब कुछ बातें जो कि मतलब समझ में वीबीडी में नहीं आ पा रही थी। एक तरह से हमने जब हाइड्रेशन की बात की, हाई स्पीड लो स्पीड, ये होता था जैसे अगर मान लो सबके सब 6 के अंदर आ गए और 2 टी छूट गए, तो 2 डी 3 के कौन से छूटते हैं? अभी देखा डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि वाई दिस टू बी आर इनर ऑर्बिटल। स्पिन मतलब आपकी पेयरिंग क्यों हो रही है वो मैं एनर्जी वाइज समझ में आगे क्यों नहीं हो रही और क्यों हो रही है। अब जैसे 2 एग्जांपल्स को हम एक ये बात समझ में आ गई कि 4 अगर D4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हम लोगों ने बोला भाई 4 अगर D4 है तो चारों के चारों 2 पेयर क्यों नहीं बन जाते। ये क्वेश्चन ही क्रोमियम के संग आया था, तो Cr+4 जब था, तो अब हमें समझ में आता है। या D3 है तो तीनों अनपेयर क्यों रह जाते हैं, वाई नॉट एक पेयर हो जाए एक अनपेयर। क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि हमें वो जो नीचे के T2G जिसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और 3 डीजनरेटेड है, तो अगर 4 मेरे पास होंगे तो क्या होना पड़ेगा, एक 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 फिर पेयरिंग होगी हम 3 है तो एक 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 पेयरिंग से पहले तीनों को सिंपली ऑक्युपाइड होना पड़ेगा। तो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड तो D4 या D3 वाले D6 में तो ठीक है वहाँ भी आगे पेयरिंग हो गया स्ट्रॉन्ग, और अब हम D4 और D3 को भी इवन D2 ओके हो, तो D2 में क्यों नहीं दोनों पेयर हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों रहा कि दोनों अनपेयर रह जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग में भी, क्योंकि वो नीचे वाले टीम के लिए फुलफुल लग रहा। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था CO NH3 6 3 और एक एग्जांपल डिस्कस करे थे CO F6 3-। ये वीक फील्ड लिगेंड होता है और ये यूजुअली अमोनिया विथ 3D सीरीज मेटल आयंस मेटल टैप बिहेव लाइक अ नॉर्मली बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। कोई एक तो एक्सेप्शन है, एक जैसे एक निकल के एक आता है NiNH3 4 वाला, वहाँ पे NH3 वीक फील्ड काम करता है, तो वो वहीं पे याद ही रखेंगे। बाकी कोई अननोन से है तो मान लो अमोनिया स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अमोनिया डोनर एटम भी नाइट्रोजन है। हमने पढ़ा है कि कार्बन डोनर्स आर स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड देन नाइट्रोजन डोनर देन ऑक्सीजन देन हेलोजन। तो जो ये CO3+ है, CO3+ मतलब हो गया 4s का निकल गया, D का एक निकल गया T6। तो T6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसा होगा, T2G 6 EG 0 खाली रह गया। तो ये 3D का है, आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए, 4s और 4p के 3। तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, D2 कोई भी अनपेयर नहीं है, यहाँ से तो लोन पेयर आ जाएंगे अमोनिया के एक एक सब में हाइब्रिड ऑर्बिटल में अरेंज हो जाएंगे अपने आप को ऑक्टेट्री, और ये कोई भी अनपेयर नहीं है। तो ये म्यूएस जो बना था CuNH3 6 और इसमें क्या होगा, फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो जो T6 है D6 वो क्या हो जाएगा, हम उसे ऐसे सोचते थे, चार अनपेयर, और फिर या तो ये तो है ही नहीं अवेलेबल, sp3 sp3 तो आउटर ऑर्बिटल म्यूएस रूट 24 म्यूएस रूट 24 चार अनपेयर। ये हमने कल इस तरह से देखा था बीपीटी के थ्रू, आज हम इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू। अच्छा, स्टिल
ये वाला पॉइंट अभी भी वही है, आपने रीजनिंग बेहतर दे दी, पर अभी भी आप इस बात का आंसर आपके पास अभी भी नहीं है कि मैं इस वाले लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड मानूं, या वो हमारे पास अभी भी गाइडलाइंस ही है। श्योरिटी तो अगेन एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही मिलेगी कि कैसे बिहेव किया। अब हमें बेहतर रीजनिंग मिली कि एक बार हमें ये मिल गया भाई D4, ये कारण मिल गया कि D4 जो है कि वो D4 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है तो क्यों नहीं चारों के चारों पेयर हो जा रहे हैं, 2 पेयर क्यों नहीं बन जा रहे, उसका रीजनिंग मिल गया। लेकिन अभी भी हम जहाँ तक वो डाउट है कि यार लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा या वीक की तरह काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल जो एंड के जो सीरीज के एंड में है स्पेशली CN और CO, उसमें कोई डाउट नहीं। जो बिल्कुल इधर वाले हैं हैलाइट, उनमें इतना डाउट नहीं। तो उसमें भी अब एक बात और आती है कि जो प्लेटिनम निकल में हैलाइट बिहेव लाइक वीक फील्ड, प्लेटिनम पैलेडियम में बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड, साइनाइड निकल में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। अभी हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अभी हम देखे नहीं, अभी हम ऑक्टाहेड्रल पे टेट्राहेड्रल पे आएंगे। स्क्वायर प्लेनर एक्चुअली इज ए स्पेशल केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ट्राइंग टू मेक ऑक्टाहेड्रल, पर जेड डायरेक्शन वाले लिगेंड किसी तरह से मेकअप ना करना, तो क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स ट्राइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल, बट समहाउ वी डोंट अलाउ इट इज नॉट अलाउड टू मेक ऑक्टाहेड्रल। जेड एक्सिस वाले लिगेंड ने इतना रिपल्शन एक्सपीरियंस किया कि वो जुड़ नहीं पाए, और जुड़ के केवल स्क्वायर प्लेनर ही और टेट्राहेड्रल इज ऑलटुगेदर। तो हाँ, लेकिन जो बात आता था PtCl4 में, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो केवल लिगेंड में नहीं डिपेंड करती, वो मेटल पे क्या चार्ज है उस पर डिपेंड करती है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि मेटल किस D सीरीज को बिलोंग करता है। सेम लिगेंड अगर D सीरीज में मेटल नीचे जाता जा रहा है सेम ग्रुप में, तो उसकी स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी। यानी पेयर भाई हमारे पास NiCl4 में हमने देखा था पेयरिंग नहीं होती थी। Cl behave like a weak field ligand in case of Cl, Br in case of nickel, but the same Cl behave like a strong field ligand in case of palladium and platinum। तो अब चलो हम आते हैं नेक्स्ट उसमें स्क्वायर प्लेनर क्या उससे होती है ना, जैसे भाई अल्टीमेटली ये एनर्जी आपको इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मिलती है। तो जो डेल्टा जैसे 83.7 इस बात का मतलब क्या कि कोई रेडिएशन जिसका वेव नंबर ये हो, तो ये एनर्जी क्या होती है hc/λ, 1/λ इज वेव नंबर। तो अगर इस ये वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 मोल रेडिएशंस मेरे पास इस वेव नंबर के होंगे तो उसकी एनर्जी 1 किलोजूल होगी, मतलब एवोगैड्रो नंबर इंटू H इंटू C और इंटू वेव नंबर ऑफ दिस वेवलेंथ। दिस वेव नंबर वेवलेंथ कितनी आएगी 1 ऑफ दिस सेंटीमीटर में, तो अगर ये लिख देंगे तो दिस विल कम अराउंड 1 किलो जूल या 1000 जूल। तो कभी का आपसे पूछा जाए कि भाई आपको कौन सा वेव नंबर लगेगा फॉर 2 किलो जूल पर मोल के लिए, तो 1 किलो जूल के लिए लगता है, तो 2 किलो जूल के प्रोपोर्शनल एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल। तो आप कौन सा वेवलेंथ या कौन सा वेव नंबर का रेडिएशन
एब्जॉर्ब होगा वो इससे निकाल सकते हैं। या ये वेव नंबर का रेडिएशन यूज हो रहा है तो पर मोल कितनी, अगर पर मोल एक मोल रेडिएशन ये यूज हो रहा है और डेल्टा ओ के लिए तो आप ये निकाल सकते हो कि डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी है, NaHC/11 उस तरीके से। तो यूजुअली पेयरिंग एनर्जी या सब आपको बहुत बार वेव नंबर के टर्म में दी क्वेश्चन न्यूमेरिकल तक कम ही आता है, क्वालिटेटिव ही ज़्यादा आता है, पर कमी आ जाती है इस तरीके से। अब है ये उसमें नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर कई बार क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं, आए हुए हैं तो मतलब पढ़ लेते हैं। नेवी धीरे धीरे सिलेबस NCERT को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं, तो हो सकता है ना भी आए आगे, लेकिन पुराने क्वेश्चन आप देखोगे पिछले 3, 4, 5 साल में भी 1-2 बार कभी आया है, तो पढ़ने में बुराई नहीं है। प्लस थोड़ा सा हमारा थॉट प्रोसेस भी और इनको इतना पढ़ लिया है तो ये पढ़ना बनता ही है। टेट्रागोनल distortion of octahedral complexes. Jahn-Taylor distortion एक पहले इस चीज के थ्योरम क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्सेस of any shape except linear which have an unequally filled set of orbitals either E2G or EG will be distorted in octahedral complexes distortions from T2G level are too small to be detected.
However, distortions resulting from uneven filling of TeG orbitals are very molecules or complexes of any shape except linear which have an unequally filled set of orbitals either T2G or EG will be distorted. In octahedral complexes, distortions from T2G level are too small to be detected. However, distortion resulting from uneven filling of EG orbitals are very big. अब हम लिखिए, अभी वापिस एक बार करिएगा फिर वापिस बताइए क्या मतलब है चीज। अच्छा, अब देखो सिमेट्रिकल, अभी हमारा डिस्कशन है वही ऑक्टाहेड्रल के अराउंड ही घूमेगा, ठीक है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स, जैसे D0, अब D0 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका T2G तो T2G भी खाली, नीचे वाला EG भी पूरा खाली, तो सिमेट्रिकल सिमेट्री है, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, चाहे स्ट्रॉन्ग हो लिगेंड चाहे वीक हो, फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग में भी यही होने वाला है, वीक में भी यही होने वाला है। फिर एग्जाम्पल अगर लिखना है TI F6 2- TI 4+ है, टाइटेनियम क्या होता है 4s2 3d2, TI 4+ क्या हो जाएगा 4s भी निकल गया, D भी निकल गया, D0 हो गया ऑफ F, यहाँ वीक फील्डिंग ये हो गया। TI Cl6 है, ये इस कैटेगरी में है। D3 स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ये भी सिमेट्रिकल है। फिर T2G सिमेट्रिकल है, EG भी सिमेट्रिकल है। इसका एग्जाम्पल CrH2O6 3+ या CrC2O4 3-, दोनों ही केस में Cr3+ है विच इज D3। और आप ये बोलते तो वाटर के केस में वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग वीक फिलिगेंट, ऑक्सीडेट इज अ स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट, बट इट इज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर है, होना यही है। D5 ये सब सिमेट्री की बात हो रही है। ये D5 का कब होगा T2G 3EG2 वीक में स्ट्रॉन्ग है D, और ये सिमेट्रिक है
एग्जाम्पल्स MnF6 4 minus Fe F6 3 minus। अरे D5 अगर स्ट्रॉन्ग में तब भी क्या, ये दो सिमेट्रिक है, यहाँ भी सिमेट्रिक, यहाँ भी सिमेट्रिक, तब क्या होगा D5 स्ट्रॉन्ग में तो वो हो जाएगा अनसिमेट्रिक हो जाएगा, पर D6 स्ट्रॉन्ग में सिमेट्रिक रहेगा। जो अभी हम देखते हैं मुझे Fe Cn6 4 माइनस Fe2 प्लस आता है D6, CO NH3 6 3 प्लस, CO NH3 6 3 प्लस का कलर येलो होता है, ये काफी बार बुक में भी दिया तो यूज याद है, CO NH3 6 3 प्लस। देन D8, ये मैं सब सिमेट्री वाले बता रहा हूं। D8 सिमेट्रिक होगा। अरे आप एक बार बोल सकते हो कि D8 तो दोनों में एक जैसा ही होता है, लेकिन उसका यहाँ पे वीक लिखा, वीक में सिमेट्रिक होगा, स्ट्रॉन्ग में आप बोलोगे यही तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्या इसमें फर्क आता है? फर्क आता है। अभी हमने उस समय जब कहा था हमने ये वाली बात नहीं पढ़ी थी। एक्चुअली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो DA कल अगर आप एक बार याद रखो कि हमने जब NiCN4 2 माइनस पढ़ा लास्ट क्लास में, तो NiCN4 में Ni2 प्लस था, तो Ni2 प्लस था तो क्या हुआ D8 था, तो D8 में हमने पेयरिंग की कर दी थी, तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बनता है, ऑक्टेगन बनी ही था, कॉम्प्लेक्स हमारा बना था NiCN4। तो एक्चुअली D8 और CN4 जो स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है वो चीज को बदल जाएगा, वो इसको आगे समझाएगा। अभी V की लिखो, और D10 ये चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। हमने D9 भी नहीं लिखा, D9 वैसे भी अनसिमेट्रिक होता है, EG3 अनसिमेट्रिक है, स्ट्रॉन्ग हो ये ऐसा हो जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल Zn NH3 6 2 प्लस या Zn H2O6 2 प्लस 1। तो ये आपके सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स। तो इसमें सिमेट्रिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग से सबसे पहले हमने जो डीजनरेसी लॉस की, उस कारण से लॉस की कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे थे और नॉन एक्सियल थे और एक्सियल थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है, आप एक बार सोचो, इवन dx² माइनस y² और dz² है दोनों एक्सियल, पर एग्जैक्टली एक में 4 लोग हैं, एक में 2 लोग है एक्सिस कह लो, पर एक को 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, एक को 2 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। इस बात का फर्क भी तो पड़ सकता है। अब इस बात का फर्क और ज़्यादा हो जाएगा जब उसमें जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है TEG लेवल पे वो अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, D9, या सिमेट्रिकली भी फील्ड हो बट आने वाला लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर D9 है EG3 है, तब तो चाहे आने वाला लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग,
वो जो अनसिमेट्री है दैट विल एंश्योर कि वो फर्दर स्प्लिट एक्चुअली फर्दर स्प्लिटिंग होती है। और अगर आने वाला लिगेंड वीक है और ईजी आपका वो है सिमेट्रिक है, तब हम एक बार ये कह सकते हैं कि वो स्प्लिटिंग फर्दर नहीं हो पाए, सिमेट्री मान सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिकली फिल्ड पर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो इवन क्योंकि हमारे आप एक चीज सोचो कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनका बाई नेचर एक में 2 ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है, एक में 4 ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है। तो उनकी जो ज्योमेट्री है वही बाई नेचर उनको कुछ काइंड ऑफ अनसिमेट्री दे रही है। वो अनसिमेट्री अगर ईजी सिमेट्रिकली फिल्ड है और आने वाला लिगेंड वीक है तो ये वाली अनसिमेट्री चल जाती है जो ऑर्बिटल्स 4 और 2 वाली। पर ईजी अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तब चाहे आने वाला वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो नहीं चलेगी, और ईजी सिमेट्रिकली फिल्ड है बट आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो भी नहीं चल पाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे सिमेट्री में क्या लिखा D8 D8 सिमेट्री चलेगी किस केस में जब आप लिगेंड वीक हो और D8 तब ये सिमेट्री चल जाएगी। अच्छा, अब all other arrangements have an asymmetrically arrangement of d electron, जितने भी हमने बाकी लिखे सब एसिमेट्रिक, बट उसमें भी इंपॉर्टेंट एसिमेट्रिक कौन से है? T2G लेवल में अगर अनसिमेट्री है, T2G लेवल अनसिमेट्री मतलब D1 D2 अगर T2G1 हो, T2G2 हो, T2G4 हो जाए, T2G5 हो जाए। लेकिन अगर T2G लेवल में अनसिमेट्री है पर EG वाले सिमेट्रिक है, EG2 है या EG0 है, तो T2G लेवल की अनसिमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो लोअर लेवल में पहला इंटरेक्शन ऊपर वाले ऑर्बिटल से। तो जो एसिमेट्री है वो इंपॉर्टेंट किसकी है? EG लेवल की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जिनमें ये वाली बात लगेगी, asymmetrical electronic arrangement, D4 वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या होगा? T2G 3 EG, तो अनसिमेट्री किसके अंदर है? EG इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल्स आएंगे Cr2 प्लस D4, Mn2 प्लस Mn3 प्लस वीक फील्ड, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगा? T2G 6 EG1। हमारा अगर EG यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली फील्ड है और T2G में अनसिमेट्री है तो उस बात को हम देखो हमने सबसे आगे ये बात लिखी भी है। यहाँ जो एक्चुअली यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, molecules or complexes of any shape except linear which have an unequally filled set of orbitals either T2G or EG will be distorted। अब हम डिस्टॉर्शन का इसके बाद है in octahedral complexes distortion from T2G are too small to be detected but distortion resulting from uneven filling of EG orbitals are very, ये ही थ्योरम इसी मतलब तो वो जो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे वो एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं बन पाएगा, कुछ डिस्टॉर्शन, और डिस्टॉर्शन इस हद तक भी जा सकता है कि वो स्क्वायर प्लेनर ही बन के रह जाए।
तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में CO2 प्लस Ni3 प्लस D9 स्ट्रॉन्ग ऑब्लिक V D2G6 EG3। तो इसमें देखो EG में तीनों ही केसेस में अनसिमेट्री है Cu2 प्लस Cu। अब इस बात को ये हुआ हमने यहाँ पे ये बोल दो इन T2G orbitals do not point directly to the ligand, ये बात हम जानते हैं, they are non-axial. This causes the but point in between the ligand direction, thus asymmetric filling of T2G orbitals is usually too small to measure. लेकिन जो d ऑर्बिटल dxy dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर वो डायरेक्टली पॉइंट टुवर्ड्स द ligand, और वो एसिमेट्रिकली फील्ड हैं। और प्लस उनमें बाई नेचर भी एक में 4 ऑर्बिटल एक में 2 है। एसिमेट्रिक फीलिंग विल लीड टू डिस्टॉर्शन। जिनमें इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा रिपेल होंगे, दूसरे वाले कम होंगे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो भी अगर अनसेसिमेट्रिक तब भी होगा, पर अगर एसिमेट्रिक फीलिंग नहीं भी है इजी पर आने वाला लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी एक्चुअली बिकॉज ऑफ द 4 लोब और 2 लोब का कॉन्सेप्ट जो है उस कारण से डिस्टॉर्शन। तो अब एक चीज देखो इसमें क्या होगा कि आपके पास अब बात समझने की कोशिश करो, अगर ऐसा अरेंजमेंट एक सर की बात समझ में आ जाएगी तो सब चीजें एक लगेगा एवरीथिंग विल मेक सेंस। T2G3 EG ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है D4 जो कि एग्जांपल Cr2 प्लस इसमें एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक dz स्क्वायर। तो इसके अंदर जो अनसिमेट्रिक फीलिंग है वो क्या करेगा, वो इसको फर्दर स्प्लिट करेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है, अभी हम स्क्वायर कॉम्प्लेक्स वाली बात पे नहीं आए। तो ये क्या करेगा, ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो जो ऑर्बिट इसमें फर्दर स्प्लिट होगा, फर्दर स्प्लिट में क्योंकि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के 4 लोब होते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा dz स्क्वायर ये। तो आपके पास ये था, इन दोनों में पहले कहाँ जाएगा, इधर आ जाए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर खाली होगा। आने वाले लिगेंड ऑक्टाहेड्रल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन dz इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है और dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल बन जाए तो क्यों जो dz स्क्वायर के अलोंग ऑर्बिटल होगी, जो लेंथ होगी वो एलोंगेटेड होगी कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल में। तो क्या होता है रेगुलर में सब लेंथ डिस्टेंस है सेम, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी मोर एलोंगेटेड देन द अदर फोर। तो इसको बोलेंगे टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या टेट्रागोनल एलोंगेशन। अरे कभी कभी इस वाले में एक्स्ट्रा चला गया तो तब आपका ये वाला एलोंगेटेड, तब आपके पास कह सकते हो कि ये एलोंगेटेड ये कंप्रेस, उसको टेट्रागोनल कंप्रेशन, बट मोर ऑफन वी ऑब्जर्व टेट्रागोनल एलोंगेशन डिस्टॉर्शन। और अगर ये बहुत ही एक्सट्रीम केस का हो जाए तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बन के भी, मान लो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो रिपल्शन और बढ़ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इट विल लीड टू टेट्रागोनल, मतलब इट विल लीड टू अल्टीमेटली स्क्वायर, वो बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा इतना रिपल्शन फील। तो जैसे देखो
आपके पास जैसे CR, अच्छा इसमें एक बात और भी है कि पहले आपके पास ये जो अरेंजमेंट होता है पहले ये था, इसमें फर्दर स्प्लिट होती है और इसमें भी क्या होता है कि जो dxy है, dxy मतलब वो x, उसके 4 लोब xy ऑर्बिटल में और 4 लिगेंड xy प्लेन में आते हैं ऑक्टाइड माध्यम में, तो dxy का इंटरेक्शन कंपेयर टू बाकी दो हल्का से ज़्यादा नॉन एक्सियल होने के बावजूद, क्योंकि 4 लिगेंड xy प्लेन में आ रहे हैं, तो dxy इंटरेक्ट लिटिल बिट मोर इवन नॉन एक्सियल देन दी अदर टू, तो उसका इफेक्ट ऐसे पड़ता है डी इस तरीके की, तो सबसे ज़्यादा ये हो गया, फिर ये हो गया। और कभी कभार ये स्प्लिटिंग ऐसी भी हो जाती है कुछ केसेस में, एक तो ये है और कुछ केसेस में इवन ये ऐसा भी पहुंच जाता है ये भी ज्यादातर, लेकिन तो ये तो अब इसमें आपके पास अगर सिनेरियो इस तरीके के हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना एसिमेट्रिक फिलिंग में, तो आपका शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन आएगा, और डिस्टॉर्शन आएगा तो इट विल बी, अगर इलेक्ट्रॉन D9 में क्या हो जाएगा, D9 में आपका जैसे जो कॉन्फ़िगरेशन था, एक तो D4 का हमने पढ़ा, D7 में क्या हो जाएगा, अगेन ये अनसिमेट्री है, तो फिर एक dz स्क्वायर में एक, और D9 में क्या हो जाएगा, dz स्क्वायर में 2 और dx माइनस y स्क्वायर में 1, तो और ज़्यादा एलोंगेशन होगा। तो आपके पास एक तो डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, और यूजुअली यू कॉल इट जेंटेलर डिस्टॉर्शन, एज अ रिजल्ट एलोंगेशन होगा, जेड वाले बॉन्ड ज़्यादा लॉन्गर होंगे देन xy प्लेन, और कभी कभार वो इतने लॉन्गर हो जाएंगे कि वो स्क्वायर प्लेन वो भी लिखेंगे। तो ये चीज़ है, तो ये आपका जैसे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये नीट 16 में है, जेड टेलर effect is not observed, क्वेश्चन लिखो, यही एडवांस में ये नहीं आए, क्योंकि एक्चुअली सिलेबस का पार्ट वैसे है नहीं, लेकिन ये सब नीट और जेईई मेन में कई बार आ जाता, तो इतना ध्यान ही नहीं देते कि कुछ है।
कॉम्प्लेक्स का मतलब लिगेंड वीक है ना, यानी एक तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड में आपका जेट टेलर इफेक्ट या जिसको जेट टेलर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं नहीं दिखा है। तो D7 जो है वो हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड में T2G5 EG2 है ना, एक फिर नीचे। ऑल्दो जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें भी ई सिमेट्रिकली लिगेंड वीक है, तो अनसिमेट्रिक फीलिंग केवल T2G जो कि इतनी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं, इतनी ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होती, तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है कभी। लेकिन अब देखते हैं बाकी भी चेक करें। D8 क्या है? D8 तो सिमेट्रिकल ही है अरेंजमेंट और लिगेंड वीक है, तो ये और बेटर सूटेड है नॉट टू शो जेट टेलर इफेक्ट। हाँ यही अगर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो पता लग जाता। D4 तो ठीक है, बड़ा क्लियर बात है कि T2G3 EG1 और D9 में भी T2G6 EG3 EG का अनसिमेट्रिक फीलिंग है, तो चाहे वीक भी है तो देखेगा। तो एक्चुअली चॉइस रहेगी बिटवीन A एंड B। A में भी A कुड आल्सो बी एन आंसर जिसमें इतना जेट टेलर इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर A की आंसर देना है तो सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। पर यही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात होती तो सबसे कम जेट टेलर इफेक्ट किसमें दिखता? फिर अगर मैं उसमें भी आता तो फिर वो D7 जो है, और तो D7 में आपके पास D7 में क्या EG सिमेट्रिकली फील्ड है, बट वहाँ पे भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर D है आपका। अब स्क्वायर प्लेनर अब ये लिखो आयंस that form square planar electronic configuration, type of field, ions, जैसे D4 और टाइप ऑफ फील्ड वीक है CR2+ क्या होगा D4 मेरा 4s1 3d5 से वीक फील्ड है तो क्या हो जाएगा एसिमेट्रिकली हो जाएगा T2G कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इस केस में T2G3 अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गई, जेट टेलर डिस्टॉर्शन विल बी एट 1, कॉम्प्लेक्स क्या बन के रह सकता है क्योंकि आपके dz² में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, dx² - y को ऊपर पहुंच जाएगा और वो s और px py से मिलके पहले तो बना लेगा स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जो जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले लिगेंड है वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, तो आपका नंबर ऑफ अनपेयर क्या रहेगा जो dz² में एक रहेगा 1, ये वाला μs की वैल्यू जैसे फिर D6 से Fe और हीमोग्लोबिन
जो कि वीक में आपका ये आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर जो कि वीक हीमोग्लोबिन जो कि वीक फुल लिगेंड का काम करता है, तो T2G 4TG 2 हो गया। तो ये ऐसे बन गया। अब इसमें जनरली का केवल वीक आप लिखोगे, मतलब एक्चुअली ये जैसे वाटर और होगा तो इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें स्पेशली केवल यही लिखा हुआ है। मैं जब आयरन हीमोग्लोबिन से +2 में करता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन एक तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, और Eg2 ऑल्सो सिमेट्रिक है, क्योंकि इसकी अनसिमेट्रिक तो काम की नहीं है, ये अनसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये बाई नेचर 4 और 2 ऑर्बिटल वाला है और आने वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग एनफ है। तो इसमें फर्दर स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी, ये वाली स्प्लिटिंग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये खाली हो गए, तो ये फिर से DsP2 बन जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें। टाइप ऑफ फील्ड मतलब वीक या स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन एक अलग से ही लिखा हुआ है, तो उसको एक अलग ही कैटेगरी डालना चाहिए। तो इसमें तो इसमें अनपेयर्ड कितने होंगे, तो यहाँ तो 4 है ना, ऐसे इधर ऐसे और ये इधर आ जाएगा DZ², तो अनपेयर्ड कितने हैं, 2। तो ये और हाइड्रेशन तो इसका DsP2 हो जाएगा, अनपेयर्ड 2 रहेंगे, μs की वैल्यू स्क्वायर प्लेन में बनेगा। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है आयरन का, वो आपका स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होता है। देन D7 हो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फील्ड, तो क्या होगा, एग्जांपल D7 का कौन सा दिमाग में आ रहा है, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+, तो कोबाल्ट 2+ में D7 होगा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या हो जाएगा T2G6 Eg1, तो Eg1 हो गया अनसिमेट्रिक और आने वाला लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, DZ² नीचे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, अनपेयर्ड तो एक रह जाएगा इसमें, और कॉम्प्लेक्स DsP2 बन के रह जाएगा। D8 में स्ट्रॉन्ग निकल 2+, ये जो हम कल कर रहे थे, रोहोडियम प्लस इरिडियम +1, निकल 2+, रोहोडियम +1, इरिडियम +1, पैलेडियम +2, प्लैटिनम +2, गोल्ड +2। गोल्ड का +2 गोल्ड का +3 है, गोल्ड भाई आपका गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड का सिल्वर की तरह या कॉपर की तरह,
कॉपर की तरह होगा तो पहले क्या हो जाएगा कि गोल्ड, आपके गोल्ड का अगर +3 होगा तो इट विल बी 4s1 3d, चाहे तो D8 हो जाए, है ना। D8 होने के लिए गोल्ड को क्या चाहिए, +3 गोल्ड, फिर +3 यहाँ पे शायद डायरेक्शन ये तो ये आपका हो जाएगा +8। अगर D8 हो गया, ये सब D8 है, ये सब D8 कॉन्फ़िगरेशन, निकल 2+, पैलेडियम 2+, प्लेटिनम 2+, तो उसी ग्रुप का है। रोडियम किसका है, रोडियम किसमें होता है, रोडियम आपका किसमें आता है, रोडियम आता है कोबाल्ट की फैमिली में। तो रोडियम कोबाल्ट 2+ D7 और रोडियम +1 D8 होगा। और ऐसे ही इरिडियम किसमें आता है, इरिडियम रोडियम से भी नीचे आता है तो भी इरिडियम +D8 हो जाएगा। कोबाल्ट का, अगर कोबाल्ट का भी +1 हो तो D8 होगा, लेकिन कोबाल्ट के यूजुअली 2+ वाले में, और इरिडियम और रोडियम के +1 वाले D8 हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया गोल्ड का +3 D8 हो जाएगा। तो ये सब D8 हो गए। तो D8 हो गए तो क्या होगा, लेकिन Eg की फीलिंग सिमेट्रिक है, Eg की फीलिंग सिमेट्रिक है, पर लिगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, ये दो, इसमें Eg के जो दो ऑर्बिटल है dz2 dx2 वो स्प्लिट हो जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी Eg के जो dz2 में आ जाएंगे, तो dx2 - y2 खाली हो जाएगा। और dz2 दो इलेक्ट्रॉन होने का और आने वाला लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील होगा, तो स्क्वायर प्लेनर ही रह जाएंगे। तो इन सब में अनपेयर्ड एक भी नहीं, सभी 0 वाले। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, निकल, ये कौन से, ये 3D सीरीज के, ये 3D सीरीज के, तो इनके लिए एक्चुअली स्ट्रॉन्ग चाहिए। इनके लिए जो हैलाइड हो रहे हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, हमें पढ़ा ना, इन जो 3D सीरीज के लिए हैलाइड कैसे बिहेव करते हैं, वीक फील्ड की तरह। लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, नीचे के ग्रुप पे 4D और 5D सीरीज के, इसलिए मैंने उसको अलग अलग डिवाइड किया। इनके लिए चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जैसे पैलेडियम प्लेटिनम में क्या था, पैलेडियम के केस में Cl will behave in case of nickel, Cl will behave weak field, Br will behave weak field, तो वो क्या होगा, वो आपका जेंटिलर डिस्पर्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ Eg2 will be considered symmetric, लेकिन in case of platinum Eg2 will not be considered symmetric in case of Cl, वो हर केस में अनसिमेट्रिक है, क्योंकि चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक। इसलिए ये दो अलग अलग कैटेगरी में होता है, D8 के भी दो कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग है ये, वीक में निकल रोडियम प्लस इरिडियम प्लस, पैलेडियम प्लेटिनम और OAU, और D9 Cu2 Ag2 स्ट्रॉन्ग या वीक, जो कि D3 होने के कारण चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे ये कुछ भले ये JDD से मैंने लिखा, तो ये जैसे कुछ यहाँ थ्योरेटिकल चीज़ें भी हैं। पहले तो यहाँ निकल तो 3D का है, पर रोडियम और इरिडियम 3D सीरीज का नहीं है, 4D और 5D सीरीज का है, बट स्टिल इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D8 में आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगा, वीक फील्ड से इसमें काम चाहिए, और पैलेडियम प्लेटिनम में वीक फील्ड से ही काम चाहिए। पर ज़्यादातर केसेज में आप ये मान सकते हो कि 4D और 5D सीरीज है, तो वहाँ है वीक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग, जो 3D के लिए वीक है, इनके लिए यूजुअली